की आवाज अक्स टीवी रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अक्स टीवी के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए इस खबरनामे में बीजेपी की सरकार वाली नरेंद्र मोदी बीजेपी हुकूमत के आंध्र प्रदेश रियासत के सदर माइनॉरिटी मोर्चा हनीफ अली से कुछ बात करते हैं। मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो कायम हुई है, बड़े खुशी है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में वजूद में आई, उसके बाद पहली मर्तबा हमें मुकम्मिल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कायम हुई। भारतीय जनता पार्टी का मकसद चुनाव से पहले ही, जैसा कि हमारा वादा है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के 125 करोड़ आवाम को साथ लेकर चलना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी का जो पार्लियामेंट में जो तकरीर थी, वो तकरीर शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई भी वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में जो तकरीर होती है उसमें हमेशा माइनॉरिटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, न कि मुसलमान का। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बात अपनी तकरीर में कही कि मैं जब छोटा था और उस वक्त जो मुसलमानों को देखा तो वही साइकिल पंक्चर बनाने का काम किया करते थे। आज भी उनकी वही हालत है, तो उसमें सुधार आना ज़रूरी है। हिंदुस्तान के तमाम अवाम का सुधार है, लेकिन मुसलमान आज भी पिछड़ा हुआ है। कि कोई और नहीं, इस देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की खुली पॉलिसी है कि इस देश में मुसलमान को उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमान इस देश के 125 करोड़ अवाम में मुसलमान भी शामिल हैं। मुसलमान भी तरक्की में बराबर के शामिल रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। जैसा कि पिछली हुकूमतों में, यानी जब पिछली एनडीए की हुकूमत थी, शायद हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से शायद वो पहला मौका था जबकि मुसलमानों की तालीम पर तवज्जो दी गई। इसे ज़्यादातर कांग्रेस का राज रहा और कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही और मुसलमानों के लिए भले की बात करती रही, मुसलमानों के लिए तालीम की बात करती रही, लेकिन अमली मैदान में सिफर रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एनडीए हुकूमत अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्होंने ये सोचा कि अक़लियतों को, मुसलमानों को तालीम की सख्त ज़रूरत है। चुनांचे एनडीए गवर्नमेंट में उन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग, मेडिसन, MBA, MCA, जो भी यानी प्रोफेशनल कोर्सेस है, उसमें पहली मर्तबा माइनॉरिटी मौक़िफ़ के कॉलेजों को दिया गया। वो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वो दिया। और मुझे याद है एनडीए की गवर्नमेंट में जो हज का सफ़र होता था हाजियों का, 6 साल एनडीए की गवर्नमेंट रही और 6 साल में हाजियों को सिर्फ 65,000 में हज कराया गया और 65,000 में 1 रुपया भी कभी इजाफा नहीं किया गया। उसी तरह जब
वज़ीर ख़ारिजा थे अटल बिहारी वाजपेयी, 1977 में उन्होंने पासपोर्ट बनाने में आसानी की, सारे देश के हेडक्वार्टर में पासपोर्ट ऑफिसों का क़याम अमल में लाया। और उसके अलावा हाजियों को जो एयरपोर्ट टैक्स लगाया जाता था 1977 में माफ़ किया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत आने के बाद से एयरपोर्ट टैक्स लागू किया गया। उसी तरीके से हाजियों को डायरेक्ट हज फ्लाइट कोई भी स्टेट के कैपिटल से नहीं थे और सारे देश में एक हज हाउस था बम्बई में, लेकिन अटल जी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने तमाम स्टेट के कैपिटल में हज हाउस होना चाहिए, तो उसकी पहली बुनियाद हैदराबाद में कायम हुई। जो आज हैदराबाद में हज हाउस देख रहे हैं आप, वो अटल बिहारी वाजपेयी का कारनामा है। और डायरेक्ट हज फ्लाइट्स का जो आगाज़ हुआ वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में हुआ, लेकिन आज वो हज हाउस को हाजियों की टहलने की बजाय उसको ऑफिसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाजियों को कोई सहूलत नहीं पहुंचा रही है, बल्कि आज तीसरा जुमरा जो है, दूसरा जुमरा, वो 1,52,000 पिछले साल में 1,52,000 को पेमेंट करना पड़ा। तो हर साल हाजियों को इजाफा ही होते जा रहा है, तो उस पर भी मरकज़ की हुकूमत ज़रूर तवज्जो देगी। और जैसा कि हमारे मैनिफेस्टो में वायदा किया गया था, अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, अक़लियत नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए जो दीनी मदरसे हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको कंप्यूटर एजुकेशन, दुनियावी तालीम से आरास्ता किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के अपने पहला जो ओपनिंग सेशन है उसमें इस बात का भी ऐलान कर दिया गया कि मदरसे जो है उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा और कंप्यूटराइज किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुक़ से इस सारे देश में कांग्रेस और दूसरे जो सियासी जमातें हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जिन्हें सिर्फ नाम निहाज सेकुलर थे, उन्होंने कभी भी मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों के तालीम के लिए, मुसलमानों की तिजारत के लिए, मुसलमानों के रोज़गार के लिए कभी भी कोई पहल नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गवर्नमेंट में ये पहल हुई और कामयाब रही, और आज हम उसी सिमत बढ़ने को तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान अपने आप को कमतर समझकर ना चले। हम ये चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान जैसा इस देश का हिंदू है उसके बराबरदारी में आए। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का सपना है, और वो सपने को हम बराबर पूरा करके दिखाएंगे। और उस सपने को, वो सपना नहीं बल्कि उसको सच में तब्दील करके दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी और इस देश के वज़ीर आज़म का वादा है कि ये सपना वो सच करके दिखाएंगे। हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने तमाम मिनिस्टरों को ये बता दिया है कि 100 दिन के अंदर तमाम मंत्रालय जो है वो 100 दिन के अंदर एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए और डेली 16 घंटे काम करना चाहिए। और एक चीज़ उन्होंने साफ कर, कोई भी रिश्तेदारों को रिलेटिव्स को इन्हें मंत्रियों के करीब रहने की या मंत्रियों के साथ काम करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इससे साफ जाहिर है कि आज नरेंद्र मोदी करप्शन से पाक, रिश्वतखोरी से पाक, स्कैम से पाक और आवाम की भलाई के लिए मंत्रियों को भी, इस देश के तमाम ब्यूरोक्रेट्स को भी कंट्रोल करने के लिए तैयार खड़े हैं। जब ये कंट्रोल हो जाएगा, इस देश से रिश्वतखोरी बर्खास्त होगी, इस देश से स्कैम्स का नाम व निशान मिटेगा और हर मंत्री जवाबदेह होगा। तो जब देश की तरक्की होगी और देश का विकास होगा और इस देश की आवाम का भला होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसा कि पिछली हुकूमत में देखा गया कि मरकज़ में अगर किसी एक पार्टी की हुकूमत है
ریاستوں میں دوسرے پارٹیوں کی حکومت ہے تو مرکز کی طرف سے کوئی تال میل نہیں ہوتا ہے، لیکن نریندر مودی جی نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ مرکز اور تمام ریاستوں کے جو چیف منسٹرز ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، اور ان کے تمام سجھاؤں کے بعد، ان کے تمام میل ملاپ کے بعد جس طریقے سے دیش کی ترقی ہوگی، ہر ریاست کی ترقی اور ہر ریاست کا مرکز کے ساتھ تال میل میں کام کیا جائے گا۔ تو مختصر یہ کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس دیش کے وکاس کے لیے، اس دیش کی ترقی کے لیے، اس دیش کے عوام کی بھلائی کے لیے اور اس دیش کو وشو کا، ساری دنیا کا سب سے طاقتور دیش بنانے کے لیے کام کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوگا۔ تو بس یعنی ہمارا ایک کلیئر میسیج ہے، کیونکہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی سے 1980 سے جڑا ہوا ہوں، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا یعنی فارمیشن ہے 1980 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا فارمیشن ہوا، تو جب ہی سے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور اس پارٹی میں یعنی پکا مسلمان ہوں اور ایمان پر قائم ہوں، اسلام پر قائم ہوں، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں قریب 34 سال اور 35واں سال چالو ہو گیا ہے، تو 35 سال میں نے جو باتیں باہر میں سنتا ہوں دوسرے سیاسی کمیونل ہے بی جے پی اور اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں دوسرے پارٹیاں، تو میں یہ مانتا ہوں کہ اس دیش میں اگر سب سے بڑی سیکولر پارٹی اگر کوئی ہے تو وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، اور اس دیش کی سیکولر پارٹی ہونے کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ووٹ بینک راجنیتی کرنے پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ اس دیش کے عوام کی بھلائی میں یقین رکھتی ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ اقلیتی منسٹر جو نجمہ ہیپت اللہ ہیں، جی، ان سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ اب جو مائنارٹیز منسٹر ہیں، مائنارٹی افیئرز منسٹر مسز نجمہ ہیپت اللہ، یہ دیکھیے مائنارٹی ویلفیئر منسٹر نجمہ ہیپت اللہ کو بنایا گیا ہے۔ 2004 میں نجمہ ہیپت اللہ بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہوئے، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسا میں نے تمام لوگوں کا جو پورا بایو ڈاٹا دیکھا، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ نجمہ ہیپت اللہ ہیں، اور برسوں وہ وائس چیئرپرسن راجیہ سبھا رہ چکی ہیں، اور مولانا آزاد کی نواسی بھی ہیں، بہت اچھے خاندان سے تعلق ہے، اور مولانا آزاد کا اس دیش کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے مولانا آزاد کا۔ تو مجھے امید ہے کہ چونکہ وہ ان کی نوعیت ہے، وہ مولانا آزاد کے نقش قدم پر چلیں گی، اور اس اقلیتی بہبود کا جو انہیں قلمدان دیا گیا ہے اس کے ساتھ مکمل انصاف کیا جائے گا، اور مکمل انصاف وہ کریں گے، کیونکہ جیسا تمام منسٹروں کو 100 دن کا ایکشن پلان دیا گیا ہے، اسی طریقے سے نجمہ ہیپت اللہ جی کو بھی دیا گیا ہے۔ تو اقلیتی بہبود کا جو کام ہے، جس میں وقف املاک کا تحفظ ہے، یعنی اقلیتوں کے یعنی تعلیمی اسکالرشپس ہیں، اردو کا یعنی مولانا آزاد اردو فاؤنڈیشن ہے، اور اردو کی بہبود یعنی اردو کی ترقی کا مسئلہ ہے، جیسا کہ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی یعنی بی جے پی این ڈی اے گورنمنٹ میں قائم ہوئی، مولانا آزاد اردو یونیورسٹی جو حیدرآباد میں ہے بی جے پی گورنمنٹ میں قائم ہوئی۔ تو اسی طریقے سے جیسا حج پور ہیں اور اقلیتی بہبود، تمام امور جتنے بھی اقلیتی بہبود کے اندر آتے ہیں اس میں بھی صاف ہوگا، اور تمام چیزوں میں بہت ہی اچھے تال میل کے ساتھ کام ہوگا، اور کہیں پر اگر کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے
तो चूँकि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से, यानी अक़लियत से ताल्लुक़ रखने की हैसियत से, मैं भी कहीं पर अगर कोई चीज़ की कमी बेशी होती है तो हम भी उसमें बराबर सहयोग करेंगे और उनको कहीं भी कोई चीज़ की कमी होती है तो पूरा करने के लिए हम बराबर उसमें नुमाइंदगी करेंगे। अभी आपने एक अहम उमूर की तरफ तवज्जो दहानी दिलाई, बात की जो हज हाउस है हैदराबाद का, कि वहाँ पर सही सहूलियात दस्तियाब नहीं है, ऑफिसर्स पर किराए पर दिया गया है। लेकिन आम बात ये जो आवाम में फैली हुई है कि ये तमाम बीजेपी की साज़बाज़ से हुआ है कि हाजियों को वहाँ सहूलत नहीं पहुँचाने की खातिर हुकूमती ऑफिसर्स क़ायम जो किए गए हैं उसमें बीजेपी का हाथ है, ऐसा आवाम को मालूम है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा ये कहना है कि मैं तकरीबन ये तीसरा टर्म है मेरा अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर की हैसियत से, तो मैं बारहा इस बारे में मैं नुमाइंदगी कर चुका हूँ। हमारे रियासती सदर किशन रेड्डी भी नुमाइंदगी कर चुके हैं कि हज हाउस हाजियों के ठहरने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर हाजियों को ठहरने की सहूलत होना चाहिए, ना कि वहाँ पर दफातर चलाए जाए। और ये पिछली हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत में एक प्रपोजल आया था कि हज हाउस को दूसरी जगह तामीर किया जा रहा है, तो हमने उसकी सख्ती के साथ मुखालफत की है कि हज हाउस दूसरी जगह तामीर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो मौजूदा हज हाउस है वो यानी सेंट्रली लोकेटेड प्लेस पे है और वो हाजियों को ठहरने के लिए हज हाउस बनाया गया था, वहीं पर हाजियों का इंतज़ाम होना चाहिए और वहाँ के दफातर को मुंतकिल किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मुतालबा है। हज के तमाम उमूर सेंट्रल हज कमेटी से होते हैं जो डायरेक्ट मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होता है, तो क्या आपकी बीजेपी में मरकज़ी हुकूमत है, क्या आपकी हुकूमत आने के बाद हज हाउस के साथ इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? नहीं, चूँकि हमारा ही मुतालबा है कि हज हाउस यानी हाजियों के ताल्लुक़ से, अभी मैं चुनाव से पहले एक 1947 से लेके आज तक मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुसलमान और मुख्तलिफ सियासी जमातें और बीजेपी और अक़लियतें, एक बहुत ही अच्छा ब्रोचर मैंने निकाला था। उसमें हम साफ तौर पे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ में हुकूमत होने के बाद वक्फ इम्लाक का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह होगी। हाजियों का, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री गवाह है आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी वज़ीर आज़म डायरेक्ट हज उम्र को नहीं देखा सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी के। अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म बनने के बाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म है जो हज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाए और तमाम हज कमेटी को पाबंद किया गया कि वो हज उमूर की निगरानी यानी 6 महीने से करना चाहिए, मक्का जाना चाहिए, वहाँ पर तमाम इंतजाम करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के हाजियों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये बीजेपी की पॉलिसी में शामिल है और बीजेपी की यानी इस पे, चूँकि अब हज यानी हमारी हुकूमत आने से पहले तमाम हज के जो उमूर थे वो मुकम्मल हो चुके हैं, तो इस वक्त हम जो भी सहूलत पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन यानी आइंदा आने वाला जो हज होगा वो टोटल एक बहुत ही अच्छा हम उसका पैकेज तैयार करेंगे और उसके लिए हमने नुमाइंदगी की है कि हाजियों को, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शुरू की थी स्कीम और जो एक मुकम्मल एक समझो आप यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज में अरेंज किया गया था, उसी तरीके का सेटअप यानी आइंदा साल हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी हाजी यहाँ पर यानी कोई भी हाजी का कोई कंप्लेंट ना हो और तमाम के तमाम हाजी यानी मक्के में जब जाएंगे उनके तमाम सहूलियात पहुँचे और जो हज कमेटी में जो भी सुनने में आए हैं कि कई धांधलियाँ हुए हैं तो उसकी भी तहक़ीक़ात करने का मुतालबा करेंगे और आइंदा फ्यूचर में कोई भी ऐसी धांधली ना हो उसका भी हम इंतज़ाम करने वाले हैं। और जो यानी यहाँ की जो हज हाउस है वो अब जो भी यानी उस पर होगा उस पर निगरानी रखेंगे। खबरनामे के इस बुलेटिन में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। मज़ीद जानकारियों के लिए देखते रहिए अक्स टीवी, हक़ की आवाज़, अक्स टीवी, रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड।